बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लेक्चर का इख्तिताम हमने सेमी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और छोटी सी एक्सप्लेनेशन पे किया था। और सेमी स्ट्रक्चर के अंदर दो अहम बातें थीं। पहली बात थी कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड वेरी क्लोज टू दी अनस्ट्रक्चर्ड। ये एक पॉइंट है, इसको दो पॉइंट कंसीडर नहीं करना। और दूसरा, इसके अंदर दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें मुख्तलिफ टैग्स होते हैं और इनको मुख्तलिफ तरह के क्या होते हैं। अब ज़रा यहाँ से, चूँकि कल लेक्चर हमारा इन प्रोग्रेस था, तो ज़रा बातें ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिन चीज़ों को आपने स्ट्रक्चर डाटा में आइडेंटिफायर कहा था, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहा करते हैं। इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, इन्हें हम फील्ड्स भी कहते हैं। याद रखिए, जब स्ट्रक्चर आएगा तो हम इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगी बात। जब यही चीज़ यहाँ आएगी तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे लेबल। जुमला तब्दील हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये टेबल बना हुआ था और इस टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का सिटी। हकीकत में ये भी लेबल ही हैं, लेकिन आप इनको लेबल नहीं कहेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर डाटा की बात कर रहे हैं तो आप इन्हें फील्ड कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। इसके बरअक्स मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर कमेंट्स। और मैंने लिखा कमेंट नंबर 1, मैंने लिखा कमेंट नंबर 2, मैंने लिखा कमेंट नंबर 3, मैंने लिखा कमेंट नंबर 4, मैंने लिखा कमेंट नंबर 5। ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में ये क्या है, ये लेबल है बच्चे। इसको मैं आइडेंटिफायर नहीं कह सकता, क्योंकि ये थ्योरी के कुछ कंटेंट हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं। उन रूल के तहत आप इसको काम कर रहे हैं। अब सेम याद रखिए कि जब सेमी स्ट्रक्चर डाटा में आप आइडेंटिफायर इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं कहते हैं टैग्स या मार्कर। ये लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लीजिए। टैग्स या मार्कर्स। और खूबी की बात एक और सुन लेना ध्यान से बेटे, ये कुछ भी हो, इन सब को एक नाम से पुकारा जाएगा और वो क्या होगा, ये मेटा डाटा है। ये सारे मेटा डाटा कहलाते हैं, क्योंकि मेटा डाटा एक किस्म है। और मैंने कल एक बात बताई थी, ये मेटा डाटा की एक किस्म है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में 5 किस्म के मेटा डाटा पढ़ेंगे आप, 5 किस्म के। इट इज़ वन ऑफ देम। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा और होता है आपके पास, सपोर्टिव मेटा डाटा और होता है आपके पास, और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा डाटा और होता है आपके पास। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इतनी बात याद रखें, जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ों को आप साथ साथ मेंशन भी करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटे? आगे कोई मसला प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ से आगे नहीं? अब आप चाहे वापस आते हैं, अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी अपना ये डाटा समझने में, सेमी स्ट्रक्चर का पॉइंट्स। जी अब देखिए बच्चे, यहाँ मैंने ये क्यों लिखा है, अब इसका भी ख्याल रखिएगा। सेमी स्ट्रक्चर का डाटा, ज़रा बात सुन लें। चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 के बाद नहीं। चैप्टर 1 में उसने जब भी आपसे सेमी स्ट्रक्चर डाटा को आइडेंटिफाई कराना होगा, वो ज़्यादातर इन 4 चीज़ों का जिक्र करेगा जो मैंने कल भी पढ़ाई थी। नहीं, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? ये लिखी हुई, XML या HTML, दूसरा JSON,
या बी सन। ये जब आप इंशाल्लाह इसके सवाल शुरू करेंगे ना, सॉल्व करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, चैप्टर के आखिर में दिए हुए हैं, चैप्टर के आखिर में कह रहा हूँ, जो आई कैप ने आपको क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक में आप चैप्टर नंबर 1 के सवाल अब सॉल्व करना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। मैं कराऊंगा इंशाल्लाह खुद भी, लेकिन अगर उससे पहले कर लेंगे तो आपके फ़ायदे में है भाई, जो आप खुद मैनेज कर लेंगे। जेसन, उसके अलावा आपके पास ये बड़ी मशहूर फाइल है इसके बच्चे, ये वाली SCSV, और चौथी चीज़ आपके पास NoSQL। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा तजर्बा ये कहता है इन दो का जिक्र ज़्यादा आएगा, इन दो का जिक्र ज़्यादा आएगा। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 से बाहर निकलेंगे, इन सब का जिक्र छोड़ देगा और किसका जिक्र चला देगा बाकी, बस फिर NoSQL का जिक्र रह जाएगा। ये इसका मिजाज है। हालांकि मैंने आपको बताया था NoSQL का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली आपकी ग्राफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चे खाली डाटाबेस ही तो काम नहीं करती ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो काम करती हैं। ये वाली चीज़ें किसको सपोर्ट कर रही हैं, ये चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जी। और ये चीज़ सपोर्ट कर रही है DBMS को जी। और हमारे पास प्रोग्रामिंग के तरीके ही दो होते हैं, हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के कितने तरीके होते हैं, 2। इनको हम प्रोग्रामिंग टूल्स कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ है, लेकिन मजबूरी है, बात कर रहे हैं तो मैंने कहा चले बात करते करते इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। प्रोग्रामिंग टूल्स 2 तरह के होते हैं, या आप प्रोग्रामिंग करते हैं किसके ज़रिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए, और या आप प्रोग्रामिंग करते हैं किसके थ्रू, DBMS के थ्रू। और मैंने आपको 3 DBMS का नाम लिखवाया हुआ है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ग्राफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मुख्तलिफ प्रोग्रामर हैं, अपने अपने अंदाज से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ उनको मेंशन कर सकते हैं, आपके पास उसकी एग्जाम्पल मौजूद है जी। आप चाहे तो RDBMS इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो ग्राफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर लें। लेकिन किसी और का याद हो या ना याद हो, इसका उसने पूछना ही पूछना है आपसे। तो दुनिया में जो सबसे मशहूर, दुनिया में सबसे मशहूर RDBMS है, उसका नाम है ओरेकल। नाम सुना हुआ ना बच्चे आप लोगों ने, ये बहुत मशहूर RDBMS है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है। क्योंकि हमारा कोर्स सारा डिज़ाइन इसके मुताबिक हुआ हुआ है, ये हमारा कोर्स इसी के मुताबिक डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो हमने ज़्यादा बातें RDBMS ही की करनी है, इसलिए वो आपसे उसकी एग्जांपल भी पूछ लेगा, इनकी एग्जांपल नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप बारी आएगी तो मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, साथ आपको बता दूंगा कि इनकी मार्केट में कौन कौन सी एग्जांपल मौजूद हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके बरक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो भी आप जानते हैं। वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, या सी भी कहते हैं इसको जी। एक है जावा या J++ भी कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट भी कहते हैं, बेशुमार नाम है, लेकिन चैप्टर 7 में जाके पढ़ेंगे। इसी तरह आपके पास पाइथन है, बड़ी मशहूर लैंग्वेज है, आज के जदीद दौर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है पाइथन का। पाइथन इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज, R इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द रिसर्चर्स। जितने भी रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा एनालिटिक्स की रिसर्चिंग करते हैं, वो R इस्तेमाल करते हैं।
तो ये बच्चे आपके पास मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस है। एक बड़ी पुरानी मशहूर लैंग्वेज हुआ करती थी COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते थे इसको। अब तो ये ऑब्सोलीट हो गई है, बैंकों में इस्तेमाल होती थी बहुत ज़्यादा, हत्ता कि 2001 तक ये COBOL इस्तेमाल होती थी। 2001 के बाद यानी आज से तकरीबन यूँ समझ लीजिए 25 साल पहले तक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। पूरी दुनिया में हर बैंक यही इस्तेमाल करता था इस लैंग्वेज को अपनी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लेकिन आज उसका दौर भी ख़त्म हो गया। आखिरी बात करके इस बात से वापस आते हैं, ये चैप्टर नंबर 7 है और ये चैप्टर नंबर 5 और 6 सरी। सॉरी बेटे, रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर हैं, लेटेस्ट रिसर्चर जो आज के दौर की बात कर रहा हूँ 2025 के अंदर, वो सारे रिसर्चर आर इस्तेमाल करते हैं। आर लैंग्वेज का नाम है, आर लैंग्वेज। चलो जनाब शुरू करूँ काम जी। जहाँ से कल काम का इख्तिताम हुआ था, ये एडिशनल मालूमात थी। हमने कुछ एडिशनल मालूमात भी हासिल की, लेकिन एडिशनल मालूमात चलते रहनी चाहिए, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इजाफा होता रहता है। काम की तरफ आते हैं वापस अपने इस पूरे निज़ाम की तरफ जी बच्चे। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड, ये हम पढ़ चुके हैं। यूज टैग्स एंड कीज और मार्कर, और लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं, JSON XML फॉर दी डाटा ऑर्गेनाइजेशन। लैक अ रिजिड स्कीमा, यानी इसे क्या मुराद है, इसका स्कीमा रिजिड, उसकी वजह हमें पता है कि ये क्लोज टू अनस्ट्रक्चर है, इसलिए ये रिजिड स्कीमा इस्तेमाल नहीं करता। बट हैज़ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये बच्चे प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अभी मैं इधर चला गया तो काम लंबा हो जाएगा, लेकिन बातें नोट डाउन करेंगे तो आपको याद रहेगी कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 का मेजर कंटेंट है ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जी। ईजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बट मोर फ्लेक्सिबल देन स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो बच्चे ये कह रहा है कि अनस्ट्रक्चर्ड से ज़्यादा थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्ट्रक्चर से ज़्यादा, चूँकि हमें मालूम है कि अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कि स्ट्रक्चर डाटा में कॉम्प्लेक्सिटी कम है। तो हर बात का आपने बड़ा ख्याल रखना है। याद रखिए, स्पेशली जब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रहे होते हैं तो आपको बड़ा कंट्रोल और अबूर हासिल होना चाहिए। ये इतने आसान नहीं होंगे, स्पेशली डाटा के पेपर में। अब ये बच्चे सारी की सारी क्या है बच्चे, अभी मैंने बता दिया है कि ये मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्या है बच्चे, टेक्नोलॉजीज़, लेकिन इनका इस्तेमाल हल्का सा याद रखिएगा। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑफन यूज इन वेब सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेब पेज एंड डाटा इंटरचेंज, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इंटरचेंज करने के लिए। अब आपके लिए ये बिल्कुल नया लफ्ज़ है, क्योंकि हमने आगे इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन सुन लें। इंटरचेंज ऑफ डाटा से मुराद है ऑर्डर प्रोसेसिंग का डाटा। इसका बच्चे ऑर्डर प्रोसेसिंग का डाटा। ऑनलाइन जब आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं, आप दराज के ऊपर अपना एक ऑर्डर सेंड करते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। दराज आपसे कुछ मालूमात लेता है ना, कलर कौन सा चाहिए, साइज़ कौन सा चाहिए, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो एक कन्फर्मेशन का मैसेज देता है। ये कन्फर्मेशन का मैसेज EDI का सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, EDI का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और आप जैसे ही पैसे के लिए वो आपसे कहता है कि पैसे, क्योंकि दराज तो पैसे नहीं मांगता वैसे ऑनलाइन, लेकिन अगर आप देना चाहें तो ऑनलाइन की फैसिलिटी दराज में मौजूद है। लेकिन अगर आप अली एक्सप्रेस पे या टीमू पे काम कर रहे होंगे तो टीमू वाला तो पैसे पहले मांगता है आपसे। जैसे ही आप उसको पैसे अदा करते हैं, आपका मालूम है तब कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, जब आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के अंदर मालूमात जा भी रही है, मालूमात आ भी रही है। आपने ऑर्डर सेंड किया, वहाँ से कन्फर्मेशन का जवाब भी आता है कि आपका ऑर्डर कन्फर्म है। ये सबको मालूम है ना। ये काम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है, EDI के थ्रू। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन क्या करते हैं, पेमेंट, तो ये काम EFT के थ्रू हो रहा होता है। व्हाट इज EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर।
ये मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर, ये जनरल मालूमात है, इसको हमने कोई एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मालूमात जितनी ज़्यादा आपके पास होगी उतना आपके लिए एग्जाम्पल पुट करना आसान हो जाता है। सम टाइम एग्जाम्पल पे ग्रिप मजबूत हो जाती है आपकी, तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा मालूमात फ़राहम की है। इसका एग्ज़ाम से एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे कि EFT क्या होता है और EDI क्या होता है, ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन जिक्र कई मरतबा आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बार बार बैंकों की हमने बात करनी है, बार बार हमने शॉपिंग की बात करनी है पूरे के पूरे इस कोर्स के अंदर, तो इसका जिक्र आपको किताब में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि जिक्र आए तो आपको पहले से पता हो कि इससे क्या मुराद है। चलिए बेटे आगे। इसी तरह बच्चे एक और लैंग्वेज होती है, इसको YAML कहते हैं, यट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑनलाइन, इसे क्या मुराद है बच्चे? ये भी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही इस्तेमाल होती है। उसके अलावा जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, कॉमन इन APIs, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन वेब एप्लीकेशन, यानी दो वेब्स के दरमियान में डाटा की ट्रांसफरिंग के लिए। ये भी EDI की बात ही कर रहा है। ये बच्चे सबसे अहम चीज़ है आपके लिए, CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। बच्चे आपके इल्म में होगा, आपके जो मोबाइल के अंदर नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट नंबर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता आसानी से, तो फिर इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जैसे ही अपने कॉन्टैक्ट नंबर को कॉपी करते हैं ना, तो वो आपसे पूछता है ये कॉपी कहाँ रखूँ। तो आपका पास अपना ईमेल एड्रेस आपने दिया होता है अपने मोबाइल के अंदर, जिस पर आपका पूरा का पूरा मोबाइल चल रहा होता है। आप कहते हैं सेम नंबर जो मेरा ईमेल नंबर है, आप क्लिक करें, अपने जाके अकाउंट में देखिएगा, वहाँ जो फाइल होगी वो फाइल CSV फाइल बनेगी। वहाँ पर कौन सी फाइल होगी? CSV, कॉमा सेपरेटेड। आपके पास जो है ये आपके पास फाइल बनती है, और इस कॉमा सेपरेटेड जो है वैल्यूज़ के अंदर वो करता क्या है, आपके कॉन्टैक्ट को एक ख़ास अंदाज में मैनेज कर लेता है। आप दूसरा मोबाइल ख़रीदते हैं, दूसरे मोबाइल में आप दोबारा अपना ईमेल एंटर करते हैं और अपने ईमेल पर जाकर उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद कॉन्टैक्ट में जाकर क्लिक करते हैं, वो दोबारा आपके कॉन्टैक्ट दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये असल में एक जो है दो दरमियान में मीडियम है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और मोस्टली कुछ लोग क्या करते हैं, अगर अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट को अपने लैपटॉप में रखना चाहें तो वो ये लैपटॉप में एक्सेल फाइल की में ओपन भी कर देता है, ऐसे इसमें एक्सेल की फ़ाइल में इसको ओपन भी कर देता है। सॉरी बेटे, अच्छा बेटे, API होता है आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये इसका पूछ रहे हैं जनाब, ये वाला API स्टैंड फॉर, ये लिखा हुआ है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये भी चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसील से ये क्या होता है। ये भी चैप्टर 5 का कंटेंट है जी। ये बच्चे क्या लिखा हुआ, जरा पढ़िए जी। CSV का करती थी, ऑफन यूज फॉर एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट टू डेटाबेस। एंड द लास्ट वन NoSQL। बच्चे NoSQL एक जनरल कैटेगरी है और उसमें दो डेटाबेसेस के नाम भी दिए हुए आगे, MongoDB एंड कूच। इसको कूच ही कहते हैं, कूच DB। स्टोर डाटा इन अ फ्लेक्सिबल स्कीमा लेस फॉर्मेट ऑफन JSON लाइक डॉक्यूमेंट। ये JSON के डॉक्यूमेंट की शक्ल में उस डाटा को मेंटेन करता है जी। यहाँ तक क्लियर है बेटे? आगे चलें। ये कंटेंट वही है जो अभी मैंने पढ़ाए हैं। टैग्स और मार्कर क्या होते हैं, ये देखिए, ये आपके पास टाइटल में कोई ना कोई टैग लगाएंगे आप। ये देखिए टाइटल क्या है आपका, माई बुक इज़ अ मार्कर। और आगे जो भी कस्टमर डाटा देगा उसका, यानी ये क्या कह रहा है, ये प्रोग्रामिंग बताई हुई है उसने, तो आपको इस तरह की बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, ये वाला कोड चलाएंगे, तो कंप्यूटर में कस्टमर से पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर बुक नेम। वो बुक नेम आप एंटर करेंगे तो वो इसके आगे जाके उसको महफूज कर लेगा। तो ये लेबल आपके डाटा को सर प्रेजेंट करता है कि आपने डाटा कौन सा एंटर करना है। तो बस इतना की बातें हैं, इसलिए इसको ये XML का कोड लिखा हुआ है, ये JSON का कोड लिखा हुआ है, आपने कोई कोड याद करके नहीं जाना। ये वही कंटेंट है, टैग, XML, JSON और HTML, ये मैंने यहाँ पढ़ा दिया।
इसको याद कर लीजिए। ये आई कैप की किताब ने ऐसे दिया हुआ है, ये आई कैप ने ऐसे मेंशन, मैंने इसलिए भी साथ दिखा दिया ताकि आपको मैं दिखा दूं कि इसको याद नहीं करना। किसको याद करना है? ये याद करके जाना। ये तरीका है जो एग्जाम में आएगा, वो तरीका एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा जी। ऑल ऑफ यू, चलो बेटे आगे जी बच्चे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। मेरे सबसे पहली चीज है फ्लेक्सिबिलिटी एंड adaptability. A semi-structured data is flexible and adaptable, making it suitable for wide range of application. Its variable structure allow organization to capture data from diverse sources without need for rigid schema. ये बात बच्चे बात एग्जैक्टली वही बातें हैं जो हमने अनस्ट्रक्चर के डोमेन में पढ़ी थी। क्योंकि ये ज़्यादा अनस्ट्रक्चर के नज़दीक है, तो ये बात कहने का उसका मकसद ये था कि वो डाटा को किसी भी अंदाज से वसूल कर लेता है। आप चाहे चंक लिख दें, आप चाहे सही डाटा लिख दें, लेकिन जब आप टेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो टेबल में आप चंक लिख के देखें, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा, वो आपका डाटा स्टोर ही नहीं करेगा। और अगर स्टोर करेगा तो टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका डाटा बेकार हो जाएगा। इसमें आप चंक लिख दें, कुछ भी लिख दें, इट कैन स्टोर डाटा। और एक बात सबसे बड़ी याद रखिए कि विच ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, द फेसबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फेसबुक सेमी स्ट्रक्चर के लिए। एफिशिएंट स्टोरेज, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज ऑफन मोर स्टोरेज एफिशिएंट देन, मेरे प्लीज यहाँ एफिशिएंसी से मुराद तेजी है, स्टोरेज की स्पेस नहीं है, वरना ये डिसएडवांटेज है। हमने पढ़ा था कल कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। यहाँ एफिशिएंसी से मुराद है तेज़ी, डाटा तेज़ी से एंटर हो सकता है क्योंकि आपने जस्ट टाइपिंग करनी होती है किसी रिजिड स्कीमा के बगैर। इट डज नॉट रिक्वायर फिक्स कॉलम विड्थ एंड डाटा टाइप विच कैन सेव स्टोरेज टाइम। स्टोरेज स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज़ की थी, बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ बच्चे, जुमले पर बड़ा ध्यान देना है। इतने से अल्फाज की हल्का सा हेर फेर पूरा सवाल का पूरा जुमला तब्दील कर देगा आपका। अगर मैं यहाँ टाइम हटा के सिर्फ इतना लिख दूँ विच कैन सेव स्टोरेज और आगे कुछ ना लिखूँ, जुमला गलत है। स्टोरेज प्लेस लिख दूँ, जुमला गलत है। स्टोरेज क्या नाम कहते हैं डिवाइस लिख दूँ, जुमला गलत है। स्टोरेज टाइम, मेरा वक्त बचा रहा है। अव्वल तो बच्चे आप माशाल्लाह अंग्रेज़ी जानते हैं, लफ्ज़ एफिशिएंसी आए तो एफिशिएंसी हमेशा किसी चीज़ की स्पीड को प्रेजेंट करती है। एफिशिएंसी का ताल्लुक किसके साथ होता है? स्पीड के साथ। और हमें मालूम है स्पीड के दो डायमेंशन होती हैं, फास्ट या स्लो। तो यहाँ फास्ट की बात हो रही है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, स्कीमा एवोल्यूशन। Organization can evolve their data schema over time without disrupting existing data. This make it easier to accommodate changing business need and emerging data source. बच्चे वो कह रहा है कि जब रिजिड स्कीमा होता है, स्कीमा को तब्दील किया जाए अगर, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। वो कहता है इसमें चूँकि स्ट्रक्चर होता ही नहीं है तो जो मर्जी तब्दीली ले आए। अब तब्दीली क्या हो रही है बच्चे, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, टाइपिंग करने के दौरान मैं रिमूव कर दूँ तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब जब आप टेबल में डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो पहले तो आप एक एक कॉलम में डाटा एंटर कर रहे होते हैं, और दूसरा उसमें आप अगर कोई एक कॉलम मॉडिफाई करना चाहें या उसका डाटा मॉडिफाई करना चाहें तो कंप्यूटर इतनी आसानी से डाटा मॉडिफाई करने की इजाज़त, वजह उसको रिजिड स्कीमा कहते ही इसी वजह से है कि उसमें हर चीज़ के ऊपर रिजिडिटी है, हर चीज़ के ऊपर रिजिडिटी है, कंट्रोल्स लगे होते हैं। हमने पढ़ा भी था कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है। उसकी सिक्योरिटी की वजह यह है कि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें हर चीज़ ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। ये उसका एक बहुत बड़ा कमाल है। आगे जाके जब आप चैप्टर 5 में पहुंचेंगे तो मैं कंटेंट आपको बताऊंगा, वो ऑटो सेव भी करता है, बाकी कोई सिस्टम ऑटो सेविंग नहीं करता। ऑटो सेव से क्या मुराद है, आपने एक लफ्ज़ लिखा, आप भूल गए, लाइट चली गई, डाटा ज़ाया नहीं होगा, डाटा ज़ाया नहीं होगा। उसे वो अपनी दुनिया में कहता है ड्यूरेबिलिटी। क्या कहता है? इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा कहाँ है ये ड्यूरेबिलिटी। लेकिन इन सिस्टम के अंदर, इनके अंदर, इन दोनों के अंदर, क्योंकि इन दोनों में सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा है, अगर आप स्टोर करना भूल गए डाटा ज़ाया हो जाएगा। डाटा आप फेसबुक पे लिख रहे हो, कुछ मैसेज लिख रहे हो, अचानक लाइट चली है, फेसबुक बंद हो गई, दोबारा वापस आएंगे वहाँ डाटा मौजूद नहीं होगा, इसलिए कि वो ज़ाया हो गया आपका डाटा। जी बच्चे, ह्यूमन रीडेबिलिटी।
सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ऑफन इंक्लूड ह्यूमन रिलायबल एलिमेंट लाइक टैग्स एंड लेबल एंड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल फॉर नॉन टेक्निकल यूजर। लेबल की वजह से और मार्कर की वजह से वन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकता है जो कि नॉन टेक्निकल भी हो तो। लेकिन बच्चे स्ट्रक्चर डाटा में कुछ फील्ड टेक्निकल होती हैं, स्ट्रक्चर डाटा में कुछ फील्ड्स टेक्निकल होती हैं, वो जब तक आप उस काम का हिस्सा ना करते हो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। पर एक बात बताइए, अगर एक शख्स नॉन अकाउंटेंट हो और उसे आप कह रहे हो कैश फ्लो, वो पता नहीं फ्लो को क्या समझेगा, फ्लो किस चीज़ का नाम है ना बच्चे, उसकी सोच जा ही नहीं सकती। वो हवा में उड़ने वाली किसी चीज़ को देख रहा होगा या शायद किसी सीक्वेंस को देख रहा होगा, जबकि आप अकाउंटेंट, आपको मालूम है कंपनी में आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे को कैश फ्लो कहते हैं। अब ये दो बातों का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कुछ चीज़ों में आपने सिर्फ इतना लिखा होता है, कैश फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो। अब यही बात है कॉलम में लिखी हुई है इनफ्लो आउटफ्लो, उसको तो समझ नहीं आ सकती कि ये क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल डाटा है। जबकि इसके ऊपर कमेंट लिखे हुए हो तो वन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। कमेंट ही है ना बच्चे, हाँ इल्ला लेकिन उसको अंग्रेजी ना आती है तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसने यहाँ ये नहीं कहा अनएजुकेटेड, उसने कहा नॉन टेक्निकल। हाँ अगर वो टेक्निकल नहीं है तो फिर इसका मकसद है कि लैंग्वेज जानता है, शायद टेक्निकल नहीं है। तो लैंग्वेज को जानने वाला तो बड़ी बासानी मैनेज कर लेगा और नॉन टेक्निकली मैनेज कर लेगा। दिस फैसिलिटी कोलैबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलेबिलिटी, ये तो बच्चे में पता है कि ये स्ट्रक्चर डाटा के मुकाबले में ज़्यादा स्केलेबल होता है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। इट इज़ वेल सूटेड फॉर द स्केलिंग विद द ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ डाटा जनरेटेड बाय सोर्स लाइक IoT डिवाइसेस, मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पेजेस। वो कहता है बच्चे वो कई जगहों से डाटा वसूल कर सकता है। व्हाट इज IoT? नया नाम है आपके लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके काम करती हो उसे IoT कहते हैं। मैंने कंप्यूटर नहीं कहा बच्चे, मैंने कंप्यूटर नहीं कहा, मैंने कहा जो डिवाइस इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं, IoT। अभी इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में जाके तफसील पढ़नी है हमने IoT क्या होती है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बल्कि 2 जगह है, चैप्टर नंबर 10 में भी है और चैप्टर नंबर 9 में भी है जी। इट कैन हैंडल अ हाई इनफ्लेक्स डाटा विद मेजर स्कीमा मॉडिफिकेशन, यानी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले बच्चे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये है बच्चे। अब देखिए यहाँ ये कह रहा है कि ये डाटा का एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है। वजह कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट थोड़ी है, तो फिर इस तरह के डाटा में से अपनी मर्जी का डाटा निकालना, मतलब निकालना, वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। तो एनालाइजिंग सेमी स्ट्रक्चर डाटा कैन बी मोर चैलेंजिंग देन स्ट्रक्चर डाटा ड्यू टू इट्स variability and lack of fixed schema, and specialized tool and expertise are often required. Data quality issue, मैंने पहले दिन क्लास में एक बात बताई थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर किसी चीज़ ने किसी बच्चे ने याद नहीं किया था तो वन शुड मस्ट अंडरस्टैंड, मैंने कहा था कि जब भी डाटा क्वालिटी का जिक्र आएगा 4 चीज़ें जहन में आनी चाहिए। जब भी डाटा क्वालिटी का जिक्र आएगा ये 4 चीज़ों का जिक्र ज़रूर आना चाहिए। ये मैंने अपने सेकंड लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में लेट आए थे, बहुत सारे भूल जाते हैं, सिर्फ ये याद दिखाने के लिए। डाटा हमेशा आपका रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल से मुराद है सोर्स, जहाँ से वो डाटा आप हासिल कर रहे हैं वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। डाटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट से मुराद है मिसिंग डाटा ना हो, नो मिसिंग। फिर हमने कहा था डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी से मुराद है नो एरर, उसमें एरर कोई नहीं होना चाहिए। और तीसरा हमने कहा था कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट से मुराद होती है डाटा अगर एक से ज़्यादा प्लेसेस पे हो तो सब जगह सेम डाटा होना चाहिए,
सेम डाटा इन ऑल प्लेसेस। ये बच्चे मैंने जानबूझकर फिर लिखा है क्योंकि ये लफ्ज़ भी आपको तकरीबन हर चैप्टर में एक दो जगह ज़रूर मिलेगा, हर चैप्टर में। तो इसलिए इससे फैमिलैरिटी बहुत ज़रूरी है आपकी। चैप्टर नंबर 2 तो भरा हुआ है इससे। चैप्टर नंबर 2 में को 8-9 जगह पर इसकी डाटा क्वालिटी का कंटेंट आएंगे, लेकिन फिर आगे हर चैप्टर में एक दो मरतबा आपको ज़रूर मिलेगा ये डाटा की क्वालिटी के लिहाज से कि डाटा क्वालिटी या तो डिसएडवांटेज में आएगा या ये एडवांटेज में आएगा। बच्चे यहाँ डिसएडवांटेज में आ रहा है डाटा की क्वालिटी। बच्चे वो क्यों? इसलिए कि फिक्स कीमा नहीं है, जिसका जो दिल चाहेगा लिखेगा। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, और मैंने गवर्नमेंट कैसे लिखा? GOVT। आपने गवर्नमेंट लिखा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा इंशाल्लाह छोटे अल्फाज में लिखेंगे। आपने जो है वो GOV लिख दिया। किताब ने पूरा लिखा होगा गवर्नमेंट। कोई बात समझ में आई? अब ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर में लिखी हुई हैं। आपको मालूम है कंप्यूटर तो एक डॉट लग जाए तो उसको नहीं पता लगता कि ये क्या हुआ है। वो इन तीनों को सेम कंसीडर करेगा या डिफरेंट कंसीडर करेगा? हालांकि डाटा तो सेम है। तो ये बेसिकली डाटा क्वालिटी के मसाइल हैं। इसलिए वो आपसे कहता है कि कंसिस्टेंसी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कह रहा है कि चूँकि हर बंदा अपनी मर्ज़ी से डाटा लिख रहा है, और मैंने और भी एग्जांपल दी थी उस दिन कि आप लिख रहे हैं, कोई और लिख रहा है फॉर यू और एक लिख रहा है फॉर यू, सॉरी ये वाला यू नहीं, ये वाला यू। तो अब अल्टीमेटली दोनों ने सही लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि इजाज़त है ना लिखने की, तो इजाज़त की वजह से जिसका जो दिल चाहेगा वो ये काम परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है बेटे? ये है बच्चे के लिए। ये इस वजह से वो कह रहा है कि डाटा की क्वालिटी का मसला रहेगा, क्योंकि देयर इज़ नो रिजिड स्कीमा एंड एवरीवन कैन पुट देयर डाटा एंड एंटर देयर डाटा बाय देयर ओन विश। इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली अभी मैंने आपको बताया कि अगर जहन में रखेंगे ना, आप जहन में क्या रखना है? फेसबुक। सेमी स्ट्रक्चर डाटा का ताल्लुक फेसबुक के साथ बहुत ज़्यादा है। जितने भी सोशल आपके पास जो आपके इस वक्त सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चल रही हैं, उन सब के साथ ये काम मुसलसल चलेगा। उनमें फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो आपके पास कोई भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, वो सारे के सारे सेमी स्ट्रक्चर डाटा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आपके पास रिजिडिटी भी होती है और नो रिजिडिटी भी होती है। The lack of strict schema can result in inconsistency in data, including missing. but missing से क्या बराबर है? Incomplete data information, and this can make cleaning and validation more complex. चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्लीनिंग क्या होती है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे क्लीनिंग क्या होती है। तो क्लीनिंग से मुराद होता है डाटा के एरर्स को रिमूव करना। सुन रहे हैं मेरी बात? क्लीनिंग क्या होती है? डाटा के एरर्स को रिमूव करना। जी बेटे। हाँ बच्चे, जब इनकम्प्लीट होगा तो उसको क्लीन तो करना पड़ेगा ना, उसे क्लीन करना पड़ेगा ना। अगर क्लीन नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा, वहाँ पर मेरे पास नीचे वाले कलाम करते हैं, वहाँ हमने क्लीनिंग की टेक्निक पढ़ी थी कि जहाँ डाटा मिसिंग है वहाँ मिसिंग डाटा को एंटर करेंगे, जहाँ डाटा दो जगह गलत एक मुख्तलिफ लिखा हुआ है उन दोनों को बराबर करेंगे, तो वो क्लीनिंग कहलाती है। तो क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी ना आपको। जी बच्चे, मिसिंग को ऐड करना वही क्लीनिंग कहलाएगी। सब क्लीनिंग के टेक्निक से, सब क्लीनिंग की टेक्निक से इंशाल्लाह। बस चैप्टर नंबर 1 के बाद मैं पढ़ाता हूँ, चैप्टर 3 होता हूँ, मैं 2 तो पढ़ाता ही नहीं। मैं चैप्टर 2 में से बिल्कुल छठे चैप्टर कोर्स के यानी छठे चैप्टर के बाद पढ़ाता हूँ, ताकि एक मरतबा काम की बातें सारी पूरी हो जाए। चूँकि चैप्टर 2 एक चंक है, पढ़ाना तो मुझे है, मेरी मजबूरी है, लेकिन आप पढ़ेंगे आप खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इंतहाई बस बिला वजह वक़्त का ज़िया है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह न करे वहाँ सवाल आ गया तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन उम्मीद नहीं है वैसे मुझे कि वहाँ से सवाल आता है, उम्मीद नहीं। लेकिन हम अपनी उम्मीद पर नहीं जाएंगे, एग्जामिनर की टेक्निक पर रहेंगे। जी बच्चे, लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटीज़। मेरे इसके अंदर जो आप क्वेरी लिखते हैं, मेरे क्वेरी क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस। क्वेरी क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस। आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसकी एक लिमिट है। आप अनलिमिटेड क्वेरीज नहीं लिख सकते इस तरह के डाटा के ऊपर। एक मजबूरी है आपके पास
यानी जब आप डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में हर बात नहीं आ सकती कि फ़लाँ को फ़लाँ से रिप्लेस कर दो। आपके दिमाग में हर बात नहीं आ सकती कि फ़लाँ को फ़लाँ में तब्दील कर लो। आप लोग वर्ड की फ़ाइल लिखते हैं, आपका मालूम है वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपके पास एक कमांड होती है F5। F5 कहती है गो टू एंड रिप्लेस। मुझे नहीं पता आपको वर्ड कितना आता है। गो टू एंड रिप्लेस वो आपको दो ऑप्शन दे देता है, एक में देता है गो टू और दूसरे में लिखता है रिप्लेस, आगे बॉक्स दे देता है। आपने कहा जहां जहां फॉर यू लिखा हुआ है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, फॉर यू में। ये डाटा क्लीनिंग की टेक्निक है। ये आपने नीचे जो है वो यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाया। अब बच्चे मुमकिन है उस शहजादे ने फॉर के दरमियान में स्पेस दी हो और यू अलग लिखा हो, तो कंप्यूटर बेचारे को तो नहीं पता ना कि फॉर और यू के दरमियान में स्पेस भी है। तो कितने का ऑप्शन ट्राई करेंगे आप, आपको हर ऑप्शन याद नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके पास क्वेरी लिखिए, ये क्वेरी है, आप ये क्वेरी लिख रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कंप्यूटर को। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जहां जहां ये लिखा हुआ है उसको क्या कर दो, उसको फॉर यू में कन्वर्ट कर दो। यहाँ वो नीचे भी आपसे दो बातें पूछता है, 1 by 1 या 1 ऑफ। आप 1 ऑफ क्लिक करेंगे, पता नहीं उसने किस किस को उठा के सबको फॉर यू ही कर देना है माशाल्लाह। तो इसलिए आप एक अच्छा जो काम करने वाला होता है वो 1 by 1 करता है, पहले देखता है कि कहाँ लिखा हुआ है, क्लिक करने के बाद फिर आगे जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करता है। गो कि इसमें टाइम बहुत लगता है लेकिन सिक्योर काम होता है। ये डाटा क्लीनिंग की एक मिसाल है, एक मिसाल। ऑल ऑफ यू, इस तरह बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ये वाला सिर्फ करैक्टर से खेल सकता है, फॉर्मेट से नहीं खेल सकता। उसके अलावा ये बोल्ड को टैलिक नहीं कर सकता, टैलिक को बोल्ड नहीं कर सकता। शायद आइंदा आने वाले सॉफ्टवेयर में ऐसा हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कमांड में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। आगे चले बेटे, लिमिटेड क्वेरी। द क्वेरी सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज structured data, while some query method exists, XPath or XML or JSON query, they may require a more learning curve। पर लर्निंग कर्व से क्या मुराद है, यानी क्वेरी लिखने वाले को बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। क्वेरी लिखने वाले को बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। जब आप चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाऊंगा। आप में से हर बंदा क्वेरी 2 मिनट में सीख लेगा, 2 मिनट में। शायद ये 2 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 मिनट में। लेकिन अगर यही क्वेरी अनस्ट्रक्चर्ड की लिखनी हो तो वो आप आराम से नहीं लिख सकते। आपको पहले प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, पहले आपको प्रोग्रामिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जबकि SQL यानी स्ट्रक्चर डाटा की जो क्वेरी होती है वो इतनी आसान होती है कि एक छठी के बच्चे को 1 मिनट में सिखाई जा सकती है, और उसको बता दो यहाँ लिखनी है तो वहाँ बैठ के लम्हे में लिख देगा वो। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर डाटा लॉस। इसमें डाटा लॉस का चांस भी है। इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डाटा कैन लीड टू डाटा लॉस और मिस इंटरप्रिटेशन। यानी उसका मतलब मुख्तलिफ भी हो सकता है। इफ सर्टन एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट आर इग्नोर ड्यूरिंग द एनालिसिस। अगर आप गौर से देखें तो जितने भी डिसएडवांटेज हैं, उस डिसएडवांटेज के पीछे जो दुनिया है वो है रिजिड स्कीमा। रिजिड स्कीमा ना होने की वजह से उसकी क्वेरी भी मुश्किल है। रिजिड स्कीमा ना होने की वजह से डाटा की क्वालिटी में मसले आते हैं। रिजिड स्कीमा ना होने की वजह से उसका एनालिसिस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो डाटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पर डाटा लॉस होने का चांस भी इसी वजह से है। मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, ड्यूरेबिलिटी। उसमें एक लफ्ज़ लिखा तो ज़ाया बस जमा हो गया, महफूज हो गया उसके पास, ये उसका स्ट्रक्चर है। जबकि आपके सेमी स्ट्रक्चर में जब तक आप कंट्रोल एस का बटन दबा के या उसकी हिफाजत कहीं ना कहीं कर दें, सेंड ना कर दें, डाटा महफूज नहीं होता। लॉस होने का चांस इस वजह से ज़्यादा है जी। और आखिरी प्रॉब्लम सिक्योरिटी एंड, और इसके पीछे भी रिजिड स्कीमा है कि सिक्योरिटी इतनी हाई है कि हर तरह का डाटा एंटर नहीं हो सकता। वहाँ पर रिजिडिटी है आपके पास हर चीज़ के लिए। तो मैनेजिंग एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी डाटा प्राइवेसी कैन बी मोर चैलेंजिंग विद द सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा एज इट मे कंटेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एम्बेडेड विद द डॉक्यूमेंट और फाइल। बेटे एम्बेडेड किसे कहते हैं, जो चीज़ अटैच्ड हो, जो चीज़ अटैच की जाती है उसके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एम्बेडेड।
जैसे मिसाल के तौर पर आप अपनी ईमेल के साथ फाइल अटैच करते हैं, अपने वर्ड के अंदर भी, सॉरी वर्ड कह रहा हूँ, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपने देखा होगा एक आपके पास एक साइन बना होता है आपके इसका पिन का, इस तरह करके, मुझे तो बनाना भी नहीं आता जी, इस तरह करके कोई पिन बना होता है। तो ये बेसिकली ये इस बात की अलामत है कि आप इसके साथ कोई चीज़ पिन अप कर सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में पिन अप, अटैचमेंट या इम्बेडेड। इम्बेडेड का लफ्ज़ कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इम्बेडेड का लफ्ज़ कंप्यूटर साइंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उसमें भी इम्बेडेड लिखा हुआ है। आप अपनी सहूलत के लिए लिख लें अटैचमेंट या पिनिंग, जो भी आप लिखना चाहें, या पिन अप, जिस चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। फिर मैं ये अंडरस्टैंड कर लूँ, ये परसेप्शन क्रिएट कर लूँ कि हमने कैटेगरी ऑफ डाटा 100% समझ भी लिया है और पढ़ भी लिया है। पढ़ा तो मैंने दिया है, असल चीज़ है समझना। लेकिन एक बात याद रखिए बच्चे, मैंने कई मरतबा क्लास में एक बात बताई है, मेरा तजर्बा है, मैं 29 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए सीए को, तो इसलिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद आपके फ़ायदे में बहुत ज़्यादा हो सकती है। वो ये कि ये बातें यहाँ क्लास में बड़ी आसान लगती हैं, असल प्रॉब्लम घर जाके पढ़ने पे होती है। और जो घर जाकर नहीं ना पढ़ता वो इस प्रॉब्लम को कभी फेस करता ही नहीं है, वो फेस करता आखिरी दिन, फिर उसके तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये मैं कैसे करूँ, ये तो इतनी बड़ी किताब है, ये मैं याद कैसे करूँ, ये मुसीबत आ जाती है। रोज़ाना पढ़ने वाला जब घर जाके पढ़ता है वो इतनी सी मसला होता है, इतना सा, जैसे जिस्म पर कुछ छोटा सा ज़ख़म हो उसका वहीं इलाज कर लिया जाए तो बड़ी जल्दी इलाज होता है, और अल्लाह ना करे वो फैल के कैंसर बन जाए तो फिर उसका इलाज नहीं होता। तो हम भी क्या करते हैं, पहले इसका पूरा कैंसर बनाते हैं, इस किताब का छोड़ते जाते हैं, कोई गल नहीं, कल सही, कल नहीं परसों सही, आज तो मैंने जाना है ना अम्मी के साथ, आज नहीं, कल मैंने दोस्त के साथ जाना है पैंट लेने के लिए, चलो परसों सही। फिर करते 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 वो इतनी सी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद हम खाते हैं टीचर का सर, तो सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैंने पूछा जब तुम पहले दिन पढ़ने आए थे तब तो तुम्हें समझ में आ रहा था, आज महीने के बाद कैसे समझ में आएगा? जब आपने इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लिया है तो फिर तो समझ नहीं आना। अब उनमें भी आगे दो किस्म के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जिनके अंदर अल्लाह ताला ने डेडिकेशन रखी होती है, वो दोबारा अपना कमर बांधते हैं और फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, और दूसरे बेचारे जो बिल्कुल इस मामले में फुस होते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं यार मेरे को नहीं होना, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस दी खेड ही नहीं। अब उस पर भी आगे फिर फर्दर दो लोग हैं, एक वो जो कहता है यार मेरी बड़ी गलती हो गई, और दूसरा नहीं सर ने नहीं पढ़ाया, मैंने लगता सर नहीं आऊँगा। ये सारी कैटेगरी आपके सामने है, मैंने इसमें कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखी जो आप ना जानते हो। एवरी काइंड ऑफ कैटेगरी यू विल सी इन योर लाइफ। अब कुछ में से आप देख चुके होंगे, कुछ इंशाल्लाह देख लेंगे आप, कुछ में से आप खुद भी गुजरेंगे। ओके जी, द लास्ट कंटेंट, लास्ट समराद है, चैप्टर में अभी 2 कंटेंट और है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चैप्टर में, इस चैप्टर में 3 अहम यूज़ हैं। डाटा की टाइप्स जो किसको प्रेजेंट करती है, नेचर ऑफ डाटा, डाटा की असली हालत को, कि वो डाटा न्यूमेरिकल है, वो डाटा टेक्स्ट फॉर्म में है, वो डाटा लेबल है, वो डाटा विद डेसिमल है, वो डाटा विदाउट डेसिमल। जी बेटे सवाल है कोई आपका? वो डाटा विदाउट डेसिमल है, वो कैसा डाटा है? तो ये है नेचर। दूसरा था फॉर्मेट, डाटा प्रेजेंट कैसे करना है, डाटा दिखाना कैसे है, डाटा सेव कैसे करना है, डाटा व्यू कैसे करना है, डाटा स्टोर कैसे करना है, ये सारा का सारा डाटा आपका कहलाता है कैटेगरीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा हासिल कहाँ से करना है। बात सुन रहे हैं मेरे? डाटा हासिल कहाँ से करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ ये सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपने वहाँ से हासिल किया जो कि एक बेहतरीन जगह है तो वो रिलायबल डाटा है। तो अब हम इस वक्त रिलायबिलिटी के फैक्टर को नहीं पढ़ रहे, हम इस वक्त खाली क्या पढ़ रहे हैं, तो रिलायबिलिटी का फैक्टर नहीं पढ़ेंगे हम कि वो रिलायबल है कि नहीं, ये बात नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाटा के सोर्सेज कितने हैं। पढ़ाऊँगा तो जितने आज पढ़ेंगे आज, बाकी कल, लेकिन एक मरतबा पूरे का ओवरव्यू ज़रूर दूंगा ताकि एक मरतबा ओवरव्यू से बात समझ में आ जाए। 4 पॉइंट बताऊंगा 4 लाइनों में, तो इंशाल्लाह चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ताकि खुदा ना खासा कल पढ़ने को दिल चाहे घर में तो आप पढ़ तो सके ना मेरी मदद के बगैर। भाई इंसान का दिल कर ही लेता है कभी गलत काम करने को।
अच्छा बेटे इधर देखिए ज़रा, हमारे पास डाटा हासिल करने के 4 सोर्स होते हैं। एक सोर्स है इंटरनल और एक सोर्स है एक्सटर्नल। दूसरा ग्रुप, एक बात याद रखनी है, इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ मैचिंग नहीं करनी, वरना ये आपके एक नई मुसीबत डाल देगा आपको। ये एग्जामिनर अलग पूछता है, ये एग्जामिनर अलग पूछता है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक कायम नहीं करवाता। वो एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये दो अलग अलग जोड़े हैं। बराए मेहरबानी दोनों को सेपरेट रखें। दिस इज वन, दिस इज अनदर ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बस आज एक छोटा सा काम कराऊंगा, इसको तफसील में नहीं लेके जाऊंगा, ताकि आप घर जाके अगर पढ़ें तो कुछ देखिएगा आपके पास क्या इतनी सलाहियत पैदा हो गई है आप में हल्की सी, कि आप इन चीज़ों को इसकी बुनियाद पर आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। चाहे 2 पेजेस के ऊपर ही रहता है, बल्कि 1 पेज के ऊपर है पूरा का पूरा जी। बड़े इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा को वो डाटा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से जनरेट होता है। जनरेटेड इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे इसका ताल्लुक प्रीमिसेस के साथ नहीं है कि डाटा बाहर पड़ा हुआ था, आपने उठा के अंदर लाया, आपने कहा लो अब जनरेट हुआ, ये भी इंटरनल हो गया, ऐसा नहीं है। इंटरनल से मुराद है कंपनी के अंदर जो काम हो रहे हैं उसका डाटा इकट्ठा हो रहा है। ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल होगी एक्सटर्नल होगी? इंटरनल, क्योंकि कंपनी ने खुद जनरेट की है। कंपनी की सेल करना क्या होगा, इंटरनल कि एक्सटर्नल? इंटरनल। आप कहेंगे कस्टमर तो बाहर से आता है, बाहर से आए चाहे जहाँ से मर्जी आए, कंपनी ने डाटा एंटर कहाँ किया है? इनसाइड। यानी ये कंपनी की सेल है, कस्टमर की सेल नहीं है। कस्टमर की तो परचेज है वो, और सुन रहे हो ना बात, ये कंपनी की सेल है। जिस डाटा को कंपनी ने खुद करना है, खुद, ऑल ऑफ यू, उससे क्या कहना है? इंटरनल। और जनरेटेड व्हाट? आउटसाइड। आपने अभी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट पे लिखा कल टैक्स बढ़ रहा है, ये आपने जनरेट किया है? तो टैक्स की मालूमात कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। अभी आपने वेदर की रिपोर्ट पढ़ी है, कल बारिश होने वाली है, ये आपने जनरेट की है। तो ऐसा डाटा जो आपके इदारे के बाहर से जनरेट हो रहा है और आपके इदारे पर असरअंदाज हो सकता है, वो डाटा एक्सटर्नल है। और सुनो बड़ी बात, जुमला नहीं आपने मेरा ध्यान सुना, ऐसा डाटा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है और आपके इदारे पे असरअंदाज भी हो सकता है। अगर असरअंदाज नहीं होता तो मुझे उस डाटा से क्या लेना है? इस तरह के सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। और बात समझ आई? लेकिन बहरहाल मैं सर मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप ज़हनी तौर पर तैयार रहेंगे कि अगर वो डाटा जो कंपनी के बाहर से है, अगर वो आपके काम का नहीं है तो वो कोई डाटा नहीं है, आपके लिए उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक बंदा है, मैं वहाँ खड़ा हो गया, मैं कंपनी का ऑनर हूँ, और मैंने देखा सामने एक बंदा जो है उसका साइकिल स्टैंड है, वो साइकिल स्टैंड पे साइकिलें कर रहा है और साथ साथ जो है वो पर्ची देता जा रहा है। मैं काउंट कर रहा हूँ यार कितनी है, क्या ये डाटा मेरे काम का है? मैं तो, मेरा किस काम का ये डाटा? ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। हालांकि डाटा तो है कि कितनी साइकिलें आई, कितनी मोटरसाइकिलें आई, कितनी गाड़ियाँ आई, कितने रिक्शे आए, कितने चिंचियाँ आई, सारा कुछ है, लेकिन ये डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। तो याद रखिए, डाटा वो जो मेरे इदारे के काम आ सके। अगर ये डाटा है तो उसके इदारे का है, मेरे तो नहीं है ना, उसका ही कारोबार है ना, मेरा तो ये कारोबार नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने आप से ताल्लुक़ रखना है, दूसरों की तरफ मुतवज्जे नहीं होना। कुरान ने भी कहा है वला तजस्ससु वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, लोगों पर नज़र मत रखो, अपनी तरफ देखो तुम कौन हो। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ने ये बात बताई है हमें। तो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, बड़े प्लीज़ यहाँ भी वही कहानी आएगी, लेकिन यही वो फ़र्क है जिसका आपने ख्याल रखना है। वो डाटा जो ज़िंदगी में पहली मर्तबा जनरेट हो उसको प्राइमरी कहते हैं। और 99.9% इंटरनल होता है, लेकिन आपने इसको शामिल नहीं करना। और सुन रहे हो ना बात, ये डाटा 99% इंटरनल होता है,
लेकिन मैंने कहा और प्लीज़ जो आई कैप की किताब पढ़ रहे हैं, आई कैप मैंने इसकी किताब की डायग्राम गलत बनाई हुई है, नोट डाउन कर लीजिए। आ डायग्राम इज़ रॉन्ग इन आई कैप बुक। इस एरिया की एक डायग्राम बनाई है, पता नहीं कहाँ से उठाई है, वैसे मैंने देख ली थी, वहाँ पर नेट पे अवेलेबल है वो डायग्राम, लेकिन ये नहीं देखा किताब मिलने वाले कि डायग्राम ठीक भी है कि नहीं, बस देखा कि टाइप इंटरनल एक्सटर्नल लिखा हुआ, कट किया, वहाँ ला के पेश कर दिए, बगैर पढ़े बगैर देखे। सेकंड हैंड सॉरी सेकेंडरी डाटा, सही मेरे अल्फाज मेरे मुँह से बिल्कुल ठीक निकले नहीं। सेकेंडरी डाटा उस डाटा को कहते हैं जो कई मरतबा इस्तेमाल हो चुका हो, यूज्ड बिफोर। अब देखिए बच्चे, ये सवाल बहुत टेक्निकल होगा, ये सवाल बहुत टेक्निकल होगा। यानी एक इदारे ने आज ही डाटा जनरेट किया है और आप वसूल करके ले आए, तो आप तो ये कहेंगे यार आज ही तो आया, मैंने ले लिया है। लेकिन इसकी बात आपने याद रखनी है कि जो आपने जनरेट नहीं किया, यूज़ तो आप कर रहे हैं, कोई और कर तो सकता है ना। तो जब कर सकता है तो फिर इसका मकसद है कि वो डाटा सेकेंडरी डाटा है। यहाँ तक बात क्लियर है जनाब? बस इतनी बातों का आपने ख्याल रखना है, बाकी तफसील इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, कल से मुराद मंडे को इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।